A very good evening to all dear students of BSM3. लेक्चर भेजा होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में था एंड मैं अब रिपीट नहीं करूंगी. कोई भी बच्चे को कन्फ्यूजन है वो पुराने ऑडियो लेक्चर में चला जाए जिसमें मैंने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या उद्देश्य होते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. फिर मैंने आपको ये भी समझाया कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिमिटेशंस क्या होती हैं, सीमाएं क्या होती हैं. और लास्ट जो बात मैंने आपको बताई थी बस एक लाइन में मॉनेटरी पॉलिसी में फिर से रिपीट कर देती हूँ. ऑलवेज रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि मॉनेटरी पॉलिसी कोई आपकी और मेरी पॉलिसी नहीं है. ये एक सरकार की, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है, ये आरबीआई की पॉलिसी है. और आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी नीतियां बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, उसको हम वाइडर कॉन्सेप्ट जो हम उसको बताते हैं तो उसका नाम हम देते हैं वी रेफर टू आवर मॉनेटरी पॉलिसी. लेकिन वही वाली बात आती है कि सिर्फ सरकार इसको बनाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% सक्सेसफुल है और इसमें कोई बाधाएं नहीं आती हैं. और इसीलिए जो मैं आपको बात बता रही हूँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में दैट माय लास्ट लेक्चर आई टॉक्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें मैं आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि बहुत अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई सरकार ने, फुल प्रूफ पॉलिसी बनाई, उसमें कोई भी दोष नहीं था. लेकिन सवाल इस बात का आता है कि अल्टीमेटली बनाई किसके लिए है? हम लोगों के लिए बनाई है ना. अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर लेकिन अगर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊँ, चाहे मैं कोरोना के बारे में बताऊँ, चाहे मैं मौसम के बारे में बताऊँ, वो सब ज़ीरो हो जाता है. तो सवाल इस बात का है कि जो बेनिफिशियरी है, जिसके लिए किया जा रहा है, उसको भी तो उस पॉलिसी को उस तरह से समझना है, लेना है और इम्पॉर्टेंट बात सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है. तो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि भाई बैंकिंग हैबिट्स ही नहीं है लोगों की. आपको मैंने उस दिन भी बोला था अपने लास्ट लेक्चर में. आप कहेंगे मैम हमको कह रही हैं कि बैंकिंग हैबिट्स नहीं है, हमारी तो हैं. बट देन अगेन दैट डे आई रिमाइंडेड यू दैट यू पीपल आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज. आप शहर में रह रहे हैं जहाँ 4 कदम पर आपको बैंक नजर आते, लेकिन इंडिया इज स्टिल अ रूरल बेस्ड इकोनॉमी. आज की डेट में भी हमारा जो देश है वो एक ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है. और अभी भी जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल जो हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स ऑफ जो हमारा जो वित्त है उसको अपनाते हैं. आपके देशी बैंकर्स हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, महाजन हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, ट्रेडर हैं. तो ये सारी की सारी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो रूरल बैकग्राउंड है वो बहुत आड़े आता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाने में. इसी तरह से मैंने आपको कैपिटल मार्केट के बारे में बताया था, पूंजी बाजार के बारे में बताया था, हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके बारे में, असंगठित क्षेत्र है उसके बारे में बताया था. फिर मैंने लास्ट में, आप उसको सुन लीजिएगा क्योंकि बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है तो थोड़ा सा आप लोग का जो ब्रेक है, वो जो एक कंटिन्यूटी है, वो बीच में थोड़ा सा उसमें परेशानी आ जाती है. सो जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट ऑल आई एम टीचिंग, you just have to refer to the last lecture what I taught you. And then I talked to you about lack of cooperation by the banks. अब आपने ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक जो है वो बैंकर ऑफ द बैंक है. वही वाली बात है कि मैं बड़ा साधारण सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर घर में दादाजी की बात उनका बेटा नहीं मानता और बेटे की बात उनका बेटा नहीं मानता तो फिर दादाजी के बनाए हुए नियम और कानून तो फिर सब असफल हो जाएंगे ना. उसी तरह से यहाँ पर बात आती है कि सेंट्रल बैंक जो भी नियम बनाता है, जो भी नीतियां बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं बच्चों, जितने भी हमारे वाणिज्य बैंक्स हैं, उनको अगर वो फॉलो नहीं करते तो फिर बड़ी जो पॉलिसी है, जो केंद्र सरकार की, केंद्रीय बैंक की जो पॉलिसी है वो क्या हो जाती है, वो असफल हो जाती है. तो आज मुझे थोड़ा सा पीछे का बताना ज़रूरी था बिकॉज वी वर आई मीन बहुत दिनों बाद आफ्टर द दिवाली ब्रेक आई एम टेकिंग योर क्लास. और अब उम्मीद है मुझे, मैं भी कोशिश करूँगी कि जब तक कॉलेज की छुट्टी ना हो तब तक मैं आपकी क्लास में कोई ब्रेक ना लाने दूँ. अच्छा, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. अब इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम
क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा साख नियंत्रण। अब आप ये देखिए बच्चों कि उपकरण की जब बात आती है तो उपकरण में हम बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं एक टीचर हूँ या आप एक स्टूडेंट हैं, तो हमारा सबसे बड़ा उपकरण क्या है? हमारा सबसे बड़ा उपकरण, हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है वो है पेन है, कागज है। क्या हम इसके बिना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जैसे एक सोल्जर का एक हथियार इंपॉर्टेंट उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, एक कलाकार का इंपॉर्टेंट उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी तरह से आपका और मेरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा एक हथियार है, जो हमारा उपकरण है, वो किताब है, वो कॉपी है, वो पेन है। अब हम उसमें नेट भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज रेफरिंग टू नेट फॉर न्यू अपडेट्स। तो इसी तरीके से ये बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी सरकार बनाती है। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग सरकार, आई शुड हैव सेड बैंक बनाती है, केंद्रीय बैंक बनाती है। लेकिन और क्यों बनाती है? क्योंकि क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है। क्रेडिट को कंट्रोल करने का मतलब बिल्कुल उसी तरह से समझिए जैसे कि आपका डैम होता है। डैम समझ रहे हैं? बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है, कभी पानी को छोड़ दिया जाता है, कभी पानी को कंट्रोल कर दिया जाता है, उसके फ्लो को रोक दिया जाता है। इसी तरह से जो मनी सप्लाई है हमारी इकोनॉमी में, उसको भी कंट्रोल करना, उसको भी नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो अब आपको मैं बहुत ही, क्योंकि आपका ये दिस इज BA थर्ड सेम का के सिलेबस में है, तो आई नीड नॉट टू गो इन वेरी डिटेल। मैं आपको दो मोटे मोटे बड़े बड़े आपको पॉइंट्स बताती हूँ। एक है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जिसके 4 पॉइंट्स हैं, और एक है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जिसके 4 पॉइंट्स हैं। तो कुल मिलाकर हमारे प्यारे बच्चों को कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं? 8 पॉइंट्स पढ़ने हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक साख नियंत्रण, और क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है गुणात्मक साख नियंत्रण। मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, और बच्चों ध्यान रखिएगा क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं तो मैं बात सामने से नहीं बता सकती, लेकिन ये जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ हल्के फुल्के एग्जाम्पल है, दे डोंट हैव टू बी रिटन। अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ एक आलू की सब्जी का। अब आलू की सब्जी को हमें कम बनाना है कि ज्यादा बनाना है, ये हमारे क्वांटिटेटिव पॉइंट में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, और सेलेक्टिव का मतलब गुणात्मक। अब सवाल ये आता है कि भाई आलू टमाटर की सब्जी बनाई और बिल्कुल पानीदार बना दी और उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, पता चला उसमें नाव चल रही है, इतनी पानी वाली सब्जी है, तो फिर गुणात्मक दृष्टि से यू विल नॉट से दैट इट इज़ वेरी वेरी आई मीन सेलेक्टिव है, या बहुत अच्छी है, या बहुत इसके अंदर क्वालिटी है कि भाई स्वाद है, एसेट्रा एसेट्रा। अगेन आई एम सेइंग दिस एग्जाम्पल इज नॉट टू बी रेफर्ड इन एग्जाम्स, इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग यू। तो क्वांटिटेटिव में हमने बात करी मात्रा की, और किसकी मात्रा की बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट साख, we are talking about credit, we are talking about money, and selective credit control में we are talking about कौन से ऐसे तरीके होंगे कि हमको मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना होगा। उसमें हमको जो मेथड्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट गुणात्मक, दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब बच्चों बहुत ही जल्दी से आप मेरी बात समझ लीजिए। मैंने आपको इतना बता दिया है कि इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल में 2 मेन पॉइंट्स हैं। 2 मेन पॉइंट्स में हमारे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो कुल मिलाकर आपको 8 पॉइंट्स लिख लें, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। सबसे पहले बात आती है क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद निधि अनुपात और सांविधिक नगदी अनुपात। पहले बात करते हैं हम बैंक रेट की। अब ये जो बैंक रेट है बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट होता क्या है, बैंक दर होती क्या है। ये वो रेट है विच इज चार्ज्ड बाय द रिजर्व बैंक। जो भी रिजर्व बैंक चार्ज करता है, किससे चार्ज करता है? अपने कमर्शियल बैंक से जो चार्ज करता है। आपको पता है कि रिजर्व बैंक किससे डील करता है? कमर्शियल बैंक से डील करता है। तो जितने भी हमारे केंद्रीय के जो भी हमारा केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा घोषित जो ब्याज की दर है, जिस पर वो अपने जो उसके मेंबर बैंक्स हैं उनकी जो भी प्रतिभूतियां हैं, जो भी उनके सिक्योरिटीज हैं, उसमें जो भी कटौती करता है या उन्हें उधार देता है, तो जो भी ब्याज की दर होती है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम बैंक दर कहते हैं। अब बैंक दर मैं फिर से समझा देती हूँ। इट इज द रेट विच इज चार्ज्ड बाय whom? इट इज चार्ज्ड बाय रिजर्व बैंक। और किस बात पे चार्ज करता है?
ऑन इट्स एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक। जो भी वो कमर्शियल बैंक को एडवांस देता है, जो भी लोन देता है, जो भी उसकी डीलिंग्स होती हैं, उस पर जो रेट वो चार्ज करता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। अब आरबीआई जो है उस आरबीआई हैज़ बीन यूजिंग एक्टिवली बैंक रेट पॉलिसी। क्यों बैंक रेट पॉलिसी का प्रयोग करता है? दो बातें याद रखेंगे आप, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट के लिए। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार के लिए और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन के लिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? एक्सपेंशन का मतलब आपने एक्सपैंड किया। किसको एक्सपैंड किया? यहाँ पर हम एक्सपैंड कोई गुब्बारे की बात नहीं कर रहे हैं कि हम गुब्बारे को फुला दिया, उसको हमने एक्सपैंड किया। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट। तो दो बातें बैंक रेट से जुड़ी हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब विस्तार और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट क्या कैसे करता है? उसको करने के लिए वो क्या करेगा? जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको कम कर देगा और बैंक रेट क्या हो जाएगा? अपने आप ही कम हो जाएगा। जब बैंक रेट आपका कम हो जाएगा, आपने लोन लिया और उस पर बैंक रेट कम है, तो आप ये देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको आपके बैंक से लोन लेंगे, तो आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, संकुचन की जब बात आती है तो क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी जाती है। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी जाती है का मतलब बैंक रेट बढ़ जाता है। भाई अगर आप बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हैं और बिस्किट का प्राइस बढ़ गया है, तो नेचुरल सी बात है ना, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ना कि बिस्किट का रेट जब बढ़ जाएगा, जब तक कि आप बहुत ही ज़्यादा बिस्किट के बिल्कुल ऐसे सुबह शाम उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप बिस्किट की जो खरीदारी उसे कम कर देंगे ना। तो इसी तरह से बिस्किट की जगह यहाँ क्रेडिट को मानकर चलिए। क्रेडिट एक्सपैंड कम होगा जब बैंक रेट कम होगा। क्रेडिट एक्सपैंड होने का मतलब क्रेडिट का एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से डील कब करेंगे? जब बैंक रेट आपका कम होगा। जैसे ही अगर आपका मॉनेटरी पॉलिसी चाहती है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि हम क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर दें, संकुचित कर दें, तो क्या करेंगे? बैंक रेट को बढ़ा देंगे। समझ गए? तो बैंक रेट जो है बच्चों ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो समय समय पर अपना बैंक रेट अनाउंस करती रहती है। और मेरे पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो बैंक रेट है 2017 में जो बैंक रेट था वो था 6.50 था। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ बैंक रेट जो इस समय प्रेजेंट चल रहा है। आपको तो पता ही है कि कोविड सिचुएशंस हैं और इस समय जो हमारा सारी जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित है। लेकिन जो करंट बैंक रेट है जो आपका वो है 4.65। समझ रहे हैं आप? तो इसको कहीं पर ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। करंट बैंक रेट कितना है? 4.65 है। अच्छा, फिर हम अब आ जाते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? इसमें हम बाय करते हैं, हम सेल करते हैं। क्या चीज़ बाय और सेल करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है? हमारी जो भी ये सब प्रतिभूतियाँ हैं, प्रतिभूति बोलते हैं इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो जब किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है या सरकार जो है खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस तरीके को हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में वी आर रेफरिंग टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। और ये हम क्यों करते हैं? हमारे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे। हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अमाउंट ऑफ मनी जो बैंकिंग सिस्टम में है उसको या तो एक्सपैंड करना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब हम बाय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड कर रहे हैं। जब हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आप ध्यान रखेंगे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। क्यों? वाई? इन ऑर्डर टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी जो भी आपके बैंकिंग सिस्टम में है। अच्छा, तीसरा पॉइंट बच्चों आता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको हम हिंदी में बोलते हैं नकद निधि अनुपात। नकद निधि अनुपात जो है बच्चों ये भी एक तरीका है आपके क्रेडिट कंट्रोल का। और कैश रिजर्व रेशियो हम किसका कंट्रोल करते हैं? हमारे वाणिज्य बैंक, हमारे कमर्शियल बैंक्स का। तो द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, जो आपके जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपना कुछ पोर्शन किसके पास रखना होता है? रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। क्यों रखना होता है रिजर्व बैंक के पास?
इसलिए रखना होता है कि उन्हें आगे कभी ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो उसको उसको या ये कह लीजिए कि आप ये मत समझिए कि क्यों रखना पड़ता है, बस आप अपना प्लेन ये बात याद रखिए कि दे हैव टू कीप विद आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है कि भाई ये जो इतना अमाउंट है, इतना सेंट्रल बैंक के पास हमें रखना ही रखना है। और अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा रहा है तो वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है। जब बढ़ा देगा तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं बच्चों, जितने भी वाणिज्य बैंक हैं, उनको जो रखते हैं सेंट्रल बैंक के पास उसका अमाउंट बढ़ा देना पड़ेगा। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि जैसी ये इस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक जो है घटा देगा तो उन्हें कम रखना पड़ेगा। समझ रहे ना आप? अब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ लीजिए कि भाई आपका कुछ पैसा आप कमाते हैं और आप अपने पापा के पास कुछ जमा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ अमाउंट पापा के पास जमा करते रहेंगे। लेकिन कभी कभी आपकी कमाई अच्छी नहीं होगी तो पापा के पास आप कम करेंगे। पापा माने सेंट्रल बैंक हो गया। तो आप ध्यान रखिए कि ये भी एक तरीका है आरबीआई का टू कंट्रोल द क्रेडिट। तो कंट्रोल क्रेडिट कैसे करते हैं? आरबीआई, इधर याद रखिए मेन बैंक हो गया, और जितने कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है? कैश रिजर्व्स अपनी रखनी पड़ती हैं। अच्छा, कैश रिजर्व रेशियो जो मेरे पास यहाँ पर है वो 2017 का है, और 2017 में कैश रिजर्व रेशियो हमारा था 4% था। लेकिन इस समय नोट करिएगा, मैं बता रही हूँ आपको लेटेस्ट, इस समय का मतलब 2020 में कैश रिजर्व रेशियो आपका है 3% है। ध्यान रहेगा आपको, ये मैंने नोट्स में नहीं ऐड किया है, आप इतना तो जरूर करेंगे। खैर ये वही बच्चा करेगा जो मेरी बात सुन रहा होगा। एनीवेज आप 2017 का भी लिख कर आ जाएंगे तो कोई ऐसा कयामत नहीं आएगी। अच्छा, तो मैंने आपको 3 बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जो है बच्चों, मैंने शायद आपको हिंदी में भी बताया होगा, सांविधिक नगदी अनुपात। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो चीज स्टैट्यूट्स में हो, जो चीज हमारे मतलब नियम के तहत हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कभी आपने सिगरेट का डब्बा देखा होगा या एड्स में देखा होगा, नीचे लिखा होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग। स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखा होता है ना कि भाई हम या मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे कभी कभी आप वहाँ जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, तो पिक्चर में जो बीच में ऐड आता है या कोई चीज़ आती है तो उसके नीचे एक लिखा होता है कि भाई ये स्टैट्यूटरी वार्निंग है। तो स्टैट्यूटरी वार्निंग का मतलब क्या होता है? वैधानिक, मतलब जो लॉफुल हो, जो आपकी कानूनी हो। तो ये समझ लीजिए कि कानूनी जो लिक्विड रेशियो है ये बिल्कुल आपको कानून के तहत सांविधिक, मतलब सांविधिक माने लॉफुली, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी वाणिज्य बैंक हैं, उनको अपने लिक्विड एसेट्स का मतलब जितने भी उनके तरल जो उनकी संपत्ति है, किस रूप में? कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में, या प्रतिभूतियों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। तो आप ये देखिए उनको किसके पास रखनी होती है? उनको रखनी होती है रिजर्व बैंक के पास। अब जब सेंट्रल बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है क्रेडिट को करना चाहता का मतलब क्या है? क्रेडिट को संकुचित करना चाहता है तो वो अपना लिक्विडिटी रेशियो बढ़ा देता है, वो अपना नकदी अनुपात बढ़ा देता है। और जब वो एक्सपैंड करना चाहता है, सेंट्रल बैंक चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा क्रेडिट आए, तो वो क्या करता है? लिक्विडिटी रेशियो को घटा देता है। तो ये बात आपको अगर ना समझ में आए तो बार बार मेरी बात सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी वाणिज्य बैंक्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स। उनको क्या करना पड़ता है? जितने भी हमारे व्यापारिक बैंक हैं उनको अपनी जमाओं का निश्चित भाग एक जिसे कहना चाहिए डेफिनेट पोर्शन, तरल रूप में, लिक्विड रूप में किसके पास रखना होता है? सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। वो क्या क्या हो सकता है? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकती है, प्रतिभूतियां होती हैं। और जब हमारा सेंट्रल बैंक संकुचित करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो लिक्विड रेशियो को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जब उसका विस्तार करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, तो जो हमारा लिक्विडिटी रेशियो है उसमें वृद्धि कर देता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो सेंट्रल बैंक जब कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है क्रेडिट को, तो ध्यान रखिएगा लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देगा। और जब एक्सपैंड करना चाहता है तो उसको क्या करेगा? घटा देगा। मेरी बात जब आप नोट्स उतारेंगे, कभी कभी
लिखने में कभी कभी कुछ चीज़ें पॉइंट्स थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप मेरी बात सुन लीजिएगा। मुझे लग रहा है हिंदी में मैंने 2 बार वृद्धि लिख दिया है। जब केंद्रीय बैंक को साख संकुचन करना होता है तो नकदी अनुपात में वृद्धि कर देता है, ठीक है ना। और फिर मैंने लिख दिया जब केंद्रीय बैंक को साख विस्तार करना होता है तो वो क्या कर देता है, नकदी अनुपात में वृद्धि नहीं कर देता है, उसमें कमी कर देता है। उसको वहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा पॉइंट नंबर 4 को। थोड़ा थोड़ा ये एरर्स हो जाते हैं लिखने में, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ तो वो बात बिल्कुल आपको मैं मतलब वहाँ लिखने में वो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जब केंद्रीय बैंक को साख विस्तार करना होता है तो नकदी अनुपात में कमी कर देता है। समझ गए, उसको 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 कम कर देता है। अच्छा, हमारे 4 पॉइंट्स खत्म हो गए हैं और अब हम आते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो आपको सिलेक्टिव में हम जनरल बात नहीं करेंगे, गुणात्मक बात करेंगे। वी आर सेलेक्टिंग सर्टेन मेथड्स और सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर लेंडिंग। अब आरबीआई हर इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, एक तरह से प्रिस्क्राइब करता है डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स। आपके जो बोरोवर्स हैं बैंक के वो अलग अलग तरह के बोरोवर्स हैं लेने वाले, तो उनके लिए वो डिफरेंट मार्जिन कर देता है। डिफरेंट मार्जिन कर देता है का मतलब क्या है कि जो भी उनसे डील कर रहा है, आई मीन सबके लिए, हाँ आप ऐसे ध्यान रखिए, दे विल नॉट बी अ सिंगल पॉलिसी फॉर ऑल। It will prescribe different margins for different type of borrowers, और जो borrowers जो हैं and they will take the they will deal with the bank against the security of same commodity। कोई ना कोई सिक्योरिटी होगी उसके पीछे, कोई ना कोई वो लेकर चलेंगे आपका। आई मीन इफ़ यू आर डीलिंग विद द बैंक तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ए बी सी हैं तो तीनों के लिए एक जैसा है। इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर, उनकी जो अपनी साख है उसके हिसाब से वो बैंक के साथ डील करेंगे। समझ रहे हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर लेंडिंग। अब आप देखिए कि ये भी एक तरीका है क्रेडिट कंट्रोल करने का। और जब किसी विशेष वस्तु के लिए आप देखते हैं कि क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है जो मार्जिन को बढ़ा देता है, मार्जिन को बढ़ा देता है। और जब कोई आपकी विशेष वस्तु, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ गुड है, उसका अगर विस्तार करना चाहता है, उसका एक्सपेंशन करना चाहता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, मार्जिन को क्या करेगा, कम कर देगा। तो हमको कोई बात समझनी है, बस ज़्यादा मैंने बताया ना 8 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तो इतना डिटेल मैं आपको नहीं यहाँ पर नोट्स में दे सकती। बस आपको ये लिखना है कि आरबीआई में प्रिस्क्राइब डिफरेंट मार्जिन्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स। मार्जिन जो है हर बोरोवर के लिए अलग अलग होगा और अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सेम कमोडिटी। कमोडिटी सेम है, कमोडिटी सेम है, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अलग अलग बोरोवर्स के लिए अलग अलग होंगे। तो ये इसीलिए इसका नाम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। सेलेक्टिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, गुणात्मक है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। फिर क्या बात आती है, डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में हम बात करेंगे क्या कहते हैं, जो हमारे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, जो हमारे ब्याज की दर जो हैं वो फॉर अगेन विल टॉक अबाउट इट विल दे विल बी चार्जिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांसेस। और ये देखा जाएगा कि किस पर्पस के लिए लोन जो है लिया जा रहा है। अब आप ये देखेंगे कि क्रेडिट अगर हमारा प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, हमारे की सेक्टर्स हैं, कृषि क्षेत्र है, छोटे उद्योग हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऋण दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा, वो चीपर रेट्स पे दिया जाएगा। लेकिन जितने हमारे नॉन एसेंशियल अनप्रोडक्टिव लोन्स हैं, जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, आप अनप्रोडक्टिव लोन्स का मतलब कि भाई, आप एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि भाई आप वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, तो आपके वर्ल्ड टूर पे जाने से तो किसी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी को तो बढ़ावा नहीं मिलेगा ना। लेकिन आप एग्रीकल्चर के लिए लोन ले रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, आप स्मॉल इंडस्ट्री को लगाने के लिए लोन ले रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेटरी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमने अलग अलग जो हमारा क्या कहते हैं लोन एडवांसेस हैं उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन करने का मतलब, मैं जैसे एक टीचर हूँ, मेरे पास एक बच्चा आता है, मेरी क्लास सब बच्चों ने अटेंड करी और मैंने उनको पढ़ा दिया, लेकिन एक बच्चा आकर कहता है कि मैम मैं कल नहीं आ पाई थी और आप मुझे इसको पढ़ा दीजिए।
तो फिर मैं डिस्क्रिमिनेशन करूंगी ना, उसको अलग से बैठकर पढ़ाऊंगी। फिर वो बच्चा कहता है मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो पहली बार इकोनॉमिक्स लिए, तो मैं उसको और ज़्यादा देर तक पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया ना, कि सारी 20 बच्चों को तो 1 घंटे में पढ़ा दिया और उस एक बच्चे को मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, फिर आधा। तो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, है ना, पक्षपात कर दिया, पक्षपाती। लेकिन बैंक को इसलिए करना पड़ता है, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे जो लोन के पर्पसेस हैं वो डिफरेंट हैं। आप प्रायोरिटी की सेक्टर एग्रीकल्चर के लिए ले रहे हो लोन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ले रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, कोरोना का टाइम्स चल रहा है, कोविड-19 का टाइम चल रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ सैनिटाइजर्स, प्रोडक्शन ऑफ हैंड ग्लव्स, प्रोडक्शन ऑफ दिस फेस शील्ड्स, ये बढ़ गया है। तो इस समय अगर इस ऐसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए लोन लिया जाएगा एज कंपेयर टू 2018 में अगर लगाई जाती, तो अब आप समझ रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो इस तरह का जब क्रेडिट करा जाएगा तो उनके लिए चीपर रेट्स रखे जाएंगे, सस्ती दर रखी जाएगी, कम दर रखी जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। सीलिंग ऑन अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब सीलिंग का मतलब क्या है कि इस सिस्टम के द्वारा हम क्रेडिट की राशनिंग करते हैं। राशनिंग का मतलब क्या होता है, राशन की दुकान में जब हम जाते हैं तो चीनी मेन दुकान से वहां पर ज्यादा सस्ती मिलती है कि नहीं मिलती है। तो ऐसे सिस्टम में हम दाल और चावल की राशनिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसकी राशनिंग कर रहे हैं, क्रेडिट की राशनिंग कर रहे हैं, हम साख की राशनिंग कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, उनके गोल्स को पूरा किया जा सके, उनको ज्यादा लोन मिला जा सके। तो हमने क्या कर दिया कि राशनिंग कर दी। राशनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हमने देखा कि इसको इस पर्टिकुलर जो हमारा एडवांस, जो हमारा क्रेडिट जो हम एडवांस कर रहे हैं वहां पर हमने राशन कर दिया। साख की राशनिंग कहते हैं इसको। और आपको मैंने इसको आपके नोट्स में लिख रखा, बता रखा है कि जितने भी हमारे केंद्रीय बैंक हैं किसी भी देश के, तो वो क्या करता है कि यदि आवश्यक समझे तो साख पर नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग भी कर सकता है। जैसे आप एग्जांपल देख लीजिएगा, किसी विशेष बैंक को रुपया देने से इनकार कर सकता है, या किसी बैंक को दिए जाने वाले ऋणों में कमी कर सकता है, या किसी बैंक को ज्यादा दे सकता है। इट ऑल डिपेंड्स, बच्चों ध्यान रखिएगा कि ऋण किसके लिए लिया जा रहा है, व्हाई द एडवांस इज बीइंग टेकन। फिर एक आता है मॉरल सुएजन आता है। मॉरल सुएजन का मतलब है कि आप, सुएजन का मतलब क्या होता है, परसुएट करने का मतलब होता है किसी को आप इन्फ्लुएंस करें। तो ये एक तरीका है, ये एक टैक्टिक है, आरबीआई इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए। और ये तरीका जो है मैंने आपको बताया ना कि जनरल मेथड्स में नहीं आता है, हमारे क्या कहते हैं उसमें आता है, ये सिलेक्टिव मेथड्स में आता है। और इसमें हम सिर्फ पर्सुएड कर सकते हैं किसी आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन एक तरह से हम फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम पर्सुएड करने का मतलब कि मैं आपको जब मैं नोट्स दे रही हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी बच्चों आपको इसी से पढ़ना है। मैं एक तरह से आपको, एक मेरी तरीका होगा कि बच्चों आप अगर चाहें तो आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन हाउ कैन आई फोर्स। क्या पता किसी को मेरा ये मेथड, मेरी राइटिंग ना समझ में आ रही हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, तो मैं परसुएड कर सकती हूँ। मैं आपको सिर्फ उसको पढ़ने के लिए एक तरीके से एक माहौल बना सकती हूँ, लेकिन मैं प्रेशर नहीं डाल सकती। तो मॉरल सुएजन भी एक टैक्टिक है, सेंट्रल बैंक की टैक्टिक है इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन कोई प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, कोई फोर्स नहीं किया जा सकता है कमर्शियल बैंक को टू एडवांस क्रेडिट इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्टिव। जो हमारे रिजर्व बैंक के डायरेक्टिव्स हैं उनके अनुसार आप सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन आप प्रेशर नहीं डाल सकते। शायद ये वाला पॉइंट मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, उसकी जगह हिंदी में मैंने प्रत्यक्ष कार्यवाही लिखा था। प्रत्यक्ष कार्यवाही का मतलब होता है सम डायरेक्ट मेथड या समथिंग लाइक दैट। आप लोग मॉरल सुएजन लिख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे प्रत्यक्ष कार्यवाही कर लेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही में मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि केंद्रीय बैंक को कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल मजबूर होकर जो दूसरे बैंक हैं उनके विरुद्ध, उनके अगेंस्ट डायरेक्ट कार्यवाही करनी पड़ती है। डायरेक्ट एक्शन, हाँ इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन आप भी इंग्लिश में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, पर 9 पॉइंट्स हो जाएंगे, बहुत हो जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्यवाही में केंद्रीय बैंक जितने भी जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है उसको कभी कभी ना चाहते
होते हुए भी दूसरे बैंकों के अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शन करना पड़ता है, और फिर जब वो एक्शन करता है तो फिर उस बैंक को वो कभी ऋण नहीं देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो उसके अनुसार, उसकी पॉलिसी के अनुसार, इफ दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, तो डायरेक्ट एक्शन के तहत, प्रत्यक्ष कार्यवाही के तहत वो उन्हें लोन नहीं देता है, क्योंकि वो उसके अनुसार दे आर नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये प्रत्यक्ष कार्यवाही का पॉइंट मेरे हिसाब से थोड़ा अलग हो गया हिंदी में, और इंग्लिश में मॉरल सुएशन हो गया। तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि एक और पॉइंट डायरेक्ट एक्शन इसमें ऐड कर सकते हो, या जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। हाँ, और एक बात मैंने फिर से रिपीट कर दूं कि वो वाले पॉइंट को आप हिंदी में ठीक कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर लेंडिंग में मैंने आपको बताया था। आई विल जस्ट चेक इट हिंदी में। मार्जिन, यस, मैंने ये बताया था ना, सांविधिक नकदी अनुपात। मैं बता देती हूँ, इस पॉइंट में मैंने लिख रखा है, जब केंद्रीय बैंक को साख संकुचन करना होता है तो नकदी अनुपात में वृद्धि कर देता है, और उसके बाद मैंने लिख रखा है, जब केंद्रीय बैंक को साख विस्तार करना होता है तो नकदी अनुपात में वृद्धि कर देता है। उसकी जगह आप लिखेंगे नकदी अनुपात में कमी कर देता है। ठीक है ना बच्चों? तो इतना आप इसको ठीक कर लीजिएगा। I'll take some another topic. Goodbye. Take care.